बोल रहा आ रहा है, ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है क्या, मेसोपोटामिया, लेखन कला और शहरी जीवन। यानी कि पूरी दुनिया में लेखन कला का विकास कैसे शुरू हुआ और मेसोपोटामिया से उसका क्या संबंध है। और दूसरा हमारा हेडिंग है शहरी जीवन। यहाँ पे ग्रामीण जीवन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, क्या लिखा हुआ है, शहरी जीवन। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता। इसीलिए पूरी दुनिया में यह विख्यात हुआ कि उस जमाने में जब पूरी दुनिया में शहरों का विकास नहीं हुआ था, तो मेसोपोटामिया में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे शहर का विकास हुआ। और जब तुम बाद में क्लास 12th में जाओगे तो तुम पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो भी शहरी सभ्यता थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यानी कि उससे पुरानी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमको ये पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि क्लास 11th में हो, फिर 12th में जब पढ़ोगे तो दोनों की तुलना करोगे। नहीं भी करोगे लेकिन तुम्हें पता होगा कि हाँ मेसोपोटामिया पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या लिखाया, हमने इसमें लिखाया मेसोपोटामिया आखिर कहाँ स्थित है, इसका भूगोल बताया, इसकी राज व्यवस्था बताई, इसका कानून बताया, ऐसे बताया ना। और ये भी बताया कि मेसोपोटामिया में व्यापार कैसे होता था। इन सभी बिंदुओं को हमने 5-6 पॉइंट के आधार पे आपसे डिस्कस अभी हम करेंगे, है ना। तो ये पहला जो पॉइंट है कि आखिर आपसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, वर्तमान क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ मेसोपोटामिया स्थित था, इराक, है ना। क्या होगा, इराक बोलना है, कौन सा क्षेत्र होगा, इराक। जितना बोलोगे यही याद हो जाएगा, इराक में स्थित था। अब मेसोपोटामिया का भूगोल आपसे पूछेगा, जैसे तुम भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में नदी होती है ना, तो मेसोपोटामिया पूछेगा आपसे ऑप्शन में कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो दजला और सिंधु नहीं, सिंधु है सिंधु घाटी में, दजला और फरात। क्या होगा, बोलना है तुम्हें भी, क्या कौन सा नदी है, दजला और फरात। तो दजला को ही बोलते हैं टिग्रिस, और फरात को बोलते हैं यूफ्रेटस। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब हमें ये जानना है कि दजला और फरात नदी, अब यहीं से कहानी शुरू हो गई। जब दो नदी के बीच कोई भूमि स्थित होगी तो स्वाभाविक है कि पानी की कमी नहीं होगी। तो दजला और फरात नदी के बीच स्थित होने के कारण इसको हमने लिखाया कि यूनानी भाषा में इसको दो नदियों के बीच की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझते ये हैं कि यहाँ पे इसकी जलवायु जो है हमने लिखाया कि कम वर्षा होती थी, अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु थी। बावजूद इसके जब जलवायु शुष्क रहेगी, इसका मतलब है कि बारिश कम होगी। अब बारिश कम होने के बावजूद भी वहाँ पे ऐसा क्या व्यवस्था थी, इसके कारण से वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी, फसल भी अच्छे हुए, और बाद में धीरे धीरे शहरों का विकास हो गया। यही समझना है ना मेन। तो देखना कि तुम खुद भी सोच सकते हो कि जब बारिश कम होगी, उसके पास प्रकृति का दिया हुआ दो उपहार है, दो नदी, है ना, दजला और फरात। तो नदी के माध्यम से सिंचाई हो सकती है ना, तो बारिश हो या ना हो तो हम नदी के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने इन्हीं नदियों का उपयोग करके वहाँ के दक्षिणी भाग के भूमि को क्या बनाया, उपजाऊ बनाया। तो इससे फायदा ये हुआ कि वहाँ पे देखो जितना ज़्यादा बारिश होगी, इसका मतलब है उतना ज़्यादा फसल जो बारिश की ज़रूरत है वो होगी। तो गेहूं के लिए मतलब कितनी मात्रा बारिश चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तो जब बारिश नहीं हो रही है तो इसका मतलब पानी कहाँ से लाएगा, नदी से लाएगा। तो इसलिए देखना कि गेहूं और जौ जैसे फसल भी मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सिंचाई व्यवस्था उन्नत थी। यही सब देखो पॉइंट याद रखोगे ना, वही तुम सब्जेक्टिव में लिख दोगे। समझ में आया? तो मेसोपोटामिया की सिंचाई व्यवस्था उन्नत थी, इसके कारण से गेहूं और जौ की पैदावार यहाँ पे हुई। और व्यापार की बात करेंगे तो नदी के बीच व्यापार भी हो सकता है। और तुम देखोगे नक्शा में तो फारस की खाड़ी है, तो उसके माध्यम से भी जहाज आता था।
तो दूर दूर देश से जो दूसरे देश के लोग थे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। मान लो हमारे पास जो चीज़ नहीं है दूसरे देश से ले लेंगे। उसके पास गेहूं नहीं था तो मेसोपोटामिया से गेहूं लेके जाता था। तो धीरे धीरे व्यापार उन्नत होता गया और बाद में तुम देखोगे कि वहाँ पे शहर का विकास हुआ। समझ में आया? वहाँ का कानून व्यवस्था कैसा था? कानून व्यवस्था था हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी बेबोलिन का क्या था? राजा था। तो उसी के नाम पे वो कानून बना। तो उस कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी थे कि जैसे मान लो अगर कोई बहुत ज़्यादा अपराध करता है तो मृत्यु दंड भी मिल सकता था। बहुत कड़ा कानून था। इस कारण से लोग कानून का पालन करने से यानी घबराते नहीं थे, यानी कि डरते थे अगर कानून का पालन अगर नहीं करेंगे तो। इस कारण से भी फेमस हुआ। और लास्ट में हम एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि शहर कैसे बनते हैं। इसके बाद क्लास खत्म। जितना बात हमने बताया उसी में सारा पॉइंट छुपा हुआ है। शहर कैसे बनता है तुम सोचो। खरमौली क्या है? गांव। अब समझा रहे हैं लास्ट पॉइंट, जो समझने वाला उस वक्त याद करने वाला था। अब समझा रहे हैं शहर कैसे बनते हैं। तुम एक दिन रात में सोकर उठो और देखो कि सुबह खरमौली में शहर मतलब तुमको दिख रहा है, उसकी क्या क्या विशेषता होगी ये बता दो तो। खरमौली अभी गांव है ना, तुम मान लो एक दिन नहीं, तुम मान लो दिल्ली चले गए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। जैसे मैं मान लो 7-8 साल दिल्ली में रहा, वहां से जब मान लो अचानक मैं अगर अपने गांव आया तो मैं देखा कि यहाँ पे क्या है कि शहर बसा हुआ है। तो हम सोचेंगे ना कि हम 7 साल पहले गए थे गांव से दिल्ली शहर में, क्योंकि गांव में रहते थे, अचानक आए तो देखिए पूरा हमारा गांव शहर बन गया। तो हमारे दिमाग में सवाल उठेगा ना कि आखिर क्या ऐसा हुआ, अचानक क्या जादू हो गया। तो तुमको वही सोचना है कि खरमौली शहर कैसे बन सकता है और बन सकता है उसकी क्या क्या विशेषता होगी जो शहर में तुमको दिखाई देती है, जो खरमौली में दिखाई नहीं देती है। वही सब पॉइंट बोलना है। बताओ अपने मन से सोच सोच के कि शहर की ऐसी कौन सी विशेषता होगी जो खरमौली में होगी, उससे शहर बन जाएगा। कोई कुछ इधर नहीं देखेगा, ठीक है? क्या क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। शहर में क्या है जो खरमौली में नहीं है और उसके होने से शहर बन जाएगा? क्या क्या? हाँ, सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा? फैक्ट्री। और बोलो, बिल्डिंग हम बना देंगे शहर बन जाएगा? तो ठीक है, बिल्डिंग भी देखो बराबर बोल सकते हो, बहुमंजिला बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग सही बोली है, बहुमंजिला इमारत, जो कि गांव में तुमको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, बहुमंजिला इमारत बनाएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। तो गांव में सब किसान रहते हैं, क्या किसान बहुमंजिला बना पाएंगे? 10 मंजिला 20 मंजिला? इसका मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, मेन पॉइंट ये है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप है जैसे वो बदलेगा। क्या बदलेगा? अभी अभी तुम पढ़ते होगे कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, पढ़ते हो ना। प्राथमिक में तुम क्या पढ़ते हो? कृषि पढ़ते हो। द्वितीयक में क्या पढ़ते हो? उद्योग पढ़ते हो। तृतीयक में सेवा पढ़ते हो। इसी में शहर बनने का पूरा कहानी छुपा हुआ है। समझ में आया? देखो अभी खरमौली की अर्थव्यवस्था कैसी है? ग्रामीण है, और ग्रामीण में भी क्या? कृषि आधारित है। मान लो समझा रहे हैं कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी ही है कि तुम अपना पेट भर सकते हो, घर में खाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो बच्चे का जो जरूरत है वो पूरा कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा नहीं हो रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा जो बगल का एक पड़ोसी है या तुम्हारे बगल का जो गांव है, वहां पे बड़े बड़े किसान हैं। तुम लोग के गांव में क्या छोटे किसान हैं? तो छोटे किसान का मतलब छोटा जमीन, छोटा उत्पादन, यानी कम उत्पादन, कम पैसा। समझ में आ रहा है? यानी कि छोटा किसान, छोटी जमीन, कम उत्पादन, यानी कि कम उत्पादन करेगा। इसका मतलब वो व्यापार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझो ध्यान से, नींद में मत कोई रहो। समझ में आ रहा? हम पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। यानी कि कम, छोटा किसान, छोटी जमीन, कम उत्पादन, कम पैसा। अब वही मान लो बड़े किसान हो गए, उसके पास बड़ी जमीन, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा फिर उसके पास इनकम होगा, होगा ना। इसका मतलब है वो धीरे 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 देखना, जैसे ही किसान बड़े किसान बनते हैं, छोटे किसान से ज्यादा उत्पादन करने लगते हैं, देखना कि वो फिर किसानी धीरे धीरे छोड़ने लगता है। ध्यान समझो। कोई तुम देखा अपने गांव के आसपास किसी जमींदार को
जो आता है ट्रक के ट्रक भर के मजदूर को ले जाता है। ऐसा सुना होगा या देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुन भी सकते हो कि मान लो जो बड़े जमींदार होते हैं वो उस क्षेत्र से मजदूर को ले जाते हैं जिस क्षेत्र में छोटे किसान रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं। ये तो जानते हो। जैसे मेरा गांव जहाँ था, नानी गांव था, मैं नानी गांव पला बढ़ा, गांव में ही पला बढ़ा, इसी तरह गांव था। तो बचपन की पूरी कहानी याद है, उसी से हम पूरी दुनिया को समझते हैं। हम हमेशा कहते हैं गांव के बच्चे दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हम भी गांव में पले बढ़े हैं, फिर शहर गए, पटना से फिर देश की राजधानी दिल्ली में 8 साल रहे। तो हम गांव की तस्वीर को पूरा देख पा रहे थे, शहर गए, शहर को भी देख पा रहे थे, फिर शहर से गांव को देखते थे, तुलना करते थे कि शहर में ऐसा क्या खास है जो हमारे गांव में नहीं है, शहर में ऐसा मतलब किस तरह का लोग है जो हमारे गांव में नहीं है। तो धीरे धीरे जब चीज़ों को समझे तो समझ में आया कि गांव के नज़रों से ही हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि गांव में वो सारी चीज़ें हैं जो शहर में नहीं है, और हम गांव को शहर बना सकते हैं, शहर को गांव नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब तुम गांव में अगर पले बढ़े हो, अच्छे से जीवन जियो, थोड़ी पढ़ाई ठीक से की हो, तब तुम उस नज़र से पूरी दुनिया को देख सकते हो। हमारे में क्या कमी है, उसमें क्या अच्छाई है। तो वही होता है कि जब जैसे गांव में उत्पादन बढ़ता है, यानी कि जब किसान जमींदार बड़े होते हैं, तो हमने गांव में देखा था, जब मैं नानी के पास था, मेरे बगल में आकाशपुर गांव है, रामदेरी गांव है, जहाँ पे बड़े बड़े जमींदार रहते हैं। और उसी गांव के जमींदार हमारे गांव के जो मजदूर क्लास के लोग थे उसको ट्रक में भर के, यानी कि एक गाँव में ट्रक लगा देते थे 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे के आसपास उसमें सारे मजदूर बैठ जाते थे, फिर उसका ड्राइवर उसको लेके उसके खेत ले जाता था। तो जब लेकर जाता था तो मेरे घर के पास से गुजरता था, तो किसी के हाथ में कुदाल, किसी के हाथ में खुरपी, तो हम देखते थे। तो नानी से पूछते थे ये सब कहाँ जाए छे, पूछेंगे ना, सवाल उठेगा, बोली जाए छे मतलब है जमींदार के यहाँ काम करे ले, यानी जमींदार के यहाँ काम करने जाती है। उस समय तो एक कहानी था, घटना था, लेकिन जब हम जमींदारी व्यवस्था पढ़ने लगे, इतिहास में महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ने लगे, हमको जमींदार बार बार याद आता था। अरे यही जमींदार था जो हमारे गांव के मजदूर को भर भर के ले जाता था, काम करवाता था, और शोषण भी करता है। शोषण कैसे करता है कि सही टाइम पे पैसा नहीं देगा, और मान लो उसके पैसे, उसके घर में किसी की शादी है मजदूर के घर में, तो जमींदार से ही पैसा लेगा जिसके यहाँ काम करता है, और उसको पैसे तो दे दिया, मान लो जो जमींदार है। अब उसके बेटी की शादी या मान लो कुछ किसी की समस्या, कोई बीमार पड़ गया, वो कर्ज के जाल में फंस गया, समझ में आ रहा है, और वो कर्ज के जाल में इस तरह फंस जाता है वो पैसा फिर चुका नहीं पाता है, और बाद में फिर उसके यहाँ जाके वो बेगारी करता है। बेगारी का मतलब होता है मजदूरी दिहाड़ी करना, यानी कि पैसे, बिना पैसे के काम करना, यानी कि जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक उसके यहाँ वो बेगारी करेगा, उसके बदले कोई पैसा नहीं देगा, खाना भी नहीं देगा ढंग से, दिन भर काम करवाएगा, जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे दिन भर उसके यहाँ काम करो, उसके बदले कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। समझ में आया? तो ये काम कहाँ होता है? जहाँ पे बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि जमीन बड़ा होता है। तो जैसे ही मान लो खरमौली के गांव के लोगों का मान लो उत्पादन बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, जमींदारी, यानी कि जमींदारी की तरफ बढ़ेंगे और किसानी छोड़ेंगे। और किसानी जो छोड़ेगा, देखना कि वो धीरे 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 गाँव छोड़ के व्यापार में लग जाता है। वही तुम्हारा गेहूं उत्पादन करके वो कहीं बेचेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा इसका मतलब है कि धीरे 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 आय बढ़ेगी, और आय जब बहुतों की बढ़ जाएगी तो देखना कि धीरे धीरे उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने लगेंगे। यानी जिसके पास पैसा होगा वही जमींदार में से कुछ लोग जाके कोई फैक्ट्री खोल देंगे, जो तुम बताइए अभी फैक्ट्री का खोलना, बताइए ना। तो फैक्ट्री कौन खोलेगा? कहानी समझ में आ रहा है? फैक्ट्री वही खोलेगा जिसके पास उत्पादन अधिक हुआ, और जिससे सरप्लस उसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी उत्पादन जितना हुआ उससे अधिक मतलब उसको आय हो गया, यानी कि जो उत्पादन हुआ पैसा कमाया, और उस पैसे से जो पैसा बचा उससे फैक्ट्री खोल दिया। और फैक्ट्री जब खोलेगा तो फिर वहाँ पे और काम करने लोग आएंगे, और जब काम करने लोग आएंगे तो उसके लिए रास्ता भी चाहिए ना। तो देखना कि जहाँ जैसे फैक्ट्री खुलेगी वहाँ पे सड़क का जाल भी पूरा तैयार हो जाता है, पूरे अच्छा सड़क बन जाएगा। जब अच्छे अच्छे सड़क बनेंगे तो देखना कि सड़कों के किनारे अच्छी अच्छी दुकानें खुल जाएगी, है ना, होटल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, और फिर देखना कि वहाँ पे लोगों की आय भी बढ़ने लगती है। और जैसे ही रेस्टोरेंट दुकान खुलेगा तो देखना कि वहाँ पर फिर मॉल भी खुलने लगता है, और जब मॉल खुलने लगेगा तो लोग दूर दूर से सामान भी खरीदने आएंगे, और धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है,
और पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, और वही गांव क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। समझ में आया शहर कैसे बनता है? समझ में आ गया ना? अब जब शहर कैसे बनता है समझ में आ गया, तो हम शहरी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करें। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया? पढ़ने मजा आ रहा है हमसे, है ना? हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है। आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद खूब खाओ पियो, जाके चाउमीन जो खाना है खाओ, लेकिन पढ़ लो अच्छे से आधा घंटा। हम भी अच्छे से पढ़ा दें, तुम भी अच्छे से पढ़ लो। अब मन हल्का मेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कितनों साल के बाद, तुम इस कहानी को समझा सकते हो ना कि शहर कैसे बनता है। अगर तुम्हें एक निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए कि खरमौली खरमौली का शहर बनना, मान लो एक हेडिंग दे दिया जाए, खरमौली का शहर बनना एक कल्पना, ये हेडिंग दे दे, कल्पना करना है तुमको, तो तुम पूरा कहानी लिख सकते हो अपनी भाषा में कि शहर कैसे बनेगा। पहले तुम अर्थव्यवस्था के बारे में बताओगे, फिर तुम यहाँ के समाज के बारे में बताओगे, फिर अर्थव्यवस्था का विकास बताओगे, उत्पादन के तरीके बताओगे, फिर फैक्ट्री कैसे लगते हैं उसके तरीके बताओगे, और फिर धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया बता दोगे, है ना? तो आज का होमवर्क यही है कि हमने जो पढ़ाया कि मेसोपोटामिया में शहरी सभ्यता का विकास जो हुआ, या शहरी सभ्यता का विकास जो होता है, तो उससे पहले शहर बनते कैसे हैं। समझ में आया? तो आज